अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज का हमारा मौजू एक ख़तरनाक कबीले के बारे में है जिसने अरसा दराज तक रोम की सल्तनत पर हुक्मरानी की और उस कौम को हुंस कहा जाता है। आज हम उसी कबीले के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है, हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हुंस एक खाना बदोश और जंगजू कबीला था जिन्होंने चौथी और 5वीं सदी में रोमन और यूरोप की सल्तनत को दहशत जद कर दिया था। वो बेहतरीन तीरंदाज, घुड़सवार के साथ साथ बहुत बेहतरीन जंगजू भी थे। वो एक कामयाब फौज के साथ उस वक्त में सफाई अव्वल पर रहे। उन्होंने पूरे यूरोप में लूट मार की और नाकाबिले तस्खीर वहशी होने की शोहरत हासिल की। इनके बारे में कोई नहीं जानता कि हुंस कहाँ से आए। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी इब्तदा खाना बदोश लोगों से हुई जो 318 कबल अज़ मसीह में तारीखी रिकॉर्ड में दाखिल हुए। कई दूसरे मौरखीन का कहना है कि हुंस की इब्तिदा काज़ाकिस्तान या एशिया के किसी मुकाम से हुई। चौथी सदी के दौरान हुंस ने सरदारों की क़यादत में छोटे ग्रोहों में सफ़र किया। वो 370 ईस्वी के आसपास जनूब मशरक यूरोप पहुँचे और 70 साल से ज़्यादा अरसे तक बहुत से इलाकों को फतह किया। इनको 3 साल की उम्र से ही घुड़सवारी सिखाई जाती, छोटी उम्र से ही दर्द बर्दाश्त करने के हुनर से नवाज दिया जाता और इनको तलवारबाजी, तीरंदाजी भी सिखाई जाती। हुंस के सिपाही सादा लिबास थे, लेकिन उनकी सवारी को कीमती अशिया, सोने चांदी और कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। हुंस ने हमेशा मैदान जंग में एक मुनफरिद अंदाज बनाया और वो मैदान जंग में नहायत ही बेतरतीबी से लड़ते और दुश्मन को उलझा कर रख देते। दुश्मन इससे मैदान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर हो जाते। कहा जाता है कि इनके तीर 80 गज की दूरी से भी दुश्मन को मार गिराने की अहलियत रखते थे और शाज़ो नाज़र ही इनका निशाना चुकता था। नाज़रीन ग्रामी, वो लड़ते हुए अपने दुश्मनों को घोड़ों समेत चीर देते थे। हुंस का सबसे बेहतरीन हथियार दहशत था, क्योंकि जब वो जंग लड़ते तो मुखालफिन पहले से ही घबराए होते थे। ऐसा कहा जाता है कि हुंस ने अपने बच्चों के सिरों पर लोहे की बांधें लगा रखी थी जो आस्ता आस्ता उनकी खोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचा देती थी। हुंस ने अक्सरियत में जंगों के दौरान बहुत से बच्चों और औरतों को भी कत्ल किया। वो गुलाम बनाने की बजाय कत्ल करने को ज्यादा तरजीह देते थे। बादशाह रगीला का इंतकाल 434 में हुआ और उसके बाद उसके 2 भतीजे जो आपस में भाई थे, अटीला और नेटा, उन्होंने रगीला की जगह ली। अटीला ने अपनी हुकूमत शुरू की तो रोमी सल्तनत ने अमन की दरख्वास्त की। ताहम अटीला ने उस अमन के बदले में रोमी सल्तनत से बहुत सा सोना मांगा और रोमी हुकूमत ने सोना अदा भी किया और सालाना इतना ही सोना देने का माहदा तय हुआ। लेकिन कुछ अरसे के बाद रोमियों ने इस माहदे से इनकार कर दिया और 441 में अटीला और इसकी फौज ने दोबारा रोमियों पर हमला किया। इसके बाद 442 में भी एक और माहदा हुआ था, लेकिन इस बार अटीला ने धोखा दिया और 443 में दोबारा हमला कर दिया। कत्लो गारत करते हुए कस्तंतीना के किला को फतह किया और उस वक्त उसे खुदा का अजाब का लक़्ब मिला। अटीला ने एक और माहदा किया कि 2100 पाउंड सोने के सालाना खराज के औज़ वो कस्तीना को छोड़ देगा और ये रकम बहुत बड़ी थी। 445 में अटीला ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि ब्लेडा ने पहले अटीला को मारने की कोशिश की थी और अटीला अब सल्तनत का अकेला हुक्मरान बन गया।
اور اس نے مشرقی رومی سلطنت کے خلاف ایک اور مہم کا آغاز کیا۔ اٹیلا نے 451 میں مغربی یورپ کی ایک ریاست گاؤل پر حملہ کر دیا، جس میں اٹیلا دور کا فرانس، شمالی اٹلی اور مغربی جرمنی شامل تھا۔ لیکن اس بار رومیوں نے سمجھداری سے کام لیا اور ویز گوتھس، جو کہ ایک طاقتور قبیلہ تھا، اور دیگر ایسے طاقتور قبیلوں کے ساتھ اتحاد کر لیا تاکہ ہنس کو روکا جا سکے۔ ہنس میدان جنگ میں اترے، لیکن رومیوں نے اور دیگر قبیلوں نے پچھلی جنگوں کے دوران ہنس سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ رات کے اندھیرے میں یہ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی اور اس میں 10,000 سے زائد فوجی مارے گئے، اور رومیوں کے اس اتحاد نے ہنس کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اٹیلا کی پہلی اور واحد شکست تھی۔ اٹیلا اور اس کی فوج واپس اٹلی آ گئے اور کئی دوسرے علاقوں کو تباہ کرنا جاری رکھا۔ 452 میں روم نے اٹیلا کو بات چیت طے کرنے کے لیے بلایا اور نہ آنے پر اسے قتل کی دھمکی دے دی گئی۔ اس وقت اٹیلا کی فوج پر بہت برا وقت تھا، وہ بہت کمزور اور بیمار ہو چکی تھی۔ اٹیلا نے اس وجہ سے یا اس دھمکی کی وجہ سے اٹلی کو چھوڑ دیا اور ہنگری آنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مشرقی رومی سلطنت کے نئے شہنشاہ نے 453 میں اٹیلا کو پہلے سے طے شدہ سالانہ خراج دینے سے انکار کر دیا تو اٹیلا نے دوبارہ قسطنطینیہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ حملہ نہیں کر پایا۔ اٹیلا نے بہت شادیاں کر رکھی تھیں، بہت سے بچے بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اٹیلا نے ایک نئی شادی کی تھی اور دوسرے یا تیسرے دن وہ شراب کے نشے کی حالت میں مرا پایا گیا۔ اس کے بعد اس کے بڑے بیٹے ایلک نے حکومت سنبھالی، لیکن اٹیلا کے بیٹوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپس میں بہت سی جنگیں لڑیں، جب تک کہ ہنس سلطنت تقسیم نہ ہو گئی۔ ہنس سلطنت تقسیم ہو گئی اور اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ رہا۔ 459 تک ہنس سلطنت قائم رہی، اور پھر ہنس قبیلہ کے کئی لوگ دوسرے مخالف قبیلوں کی تہذیبوں میں بھی شامل ہو گئے اور یورپ کے بیشتر حصوں میں اپنا نشان چھوڑ گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع ختم ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔